अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज माइंडफुलनेस एंड द सेकंड वन इज फ्लो। आपको याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये बात की थी कि माइंडफुलनेस के कुछ हिस्से अभी डिस्कस करने वाले हैं और हम उसका मुताला अगले लेक्चर में करेंगे। बट व्हाट वी आर स्टडिंग ऑन द होल इज रीचिंग टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग। आप कैसे ऑप्टिमल फंक्शनिंग तक पहुंच सकते हैं, और इस सिलसिले में 3 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। एक है माइंडफुलनेस, दूसरा है फ्लो एंड द थर्ड वन इज स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज माइंडफुलनेस का टॉपिक खत्म करके अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और जिसका नाम है फ्लो स्टेट। पहले ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके बाद आगे चलेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट different characteristics of mindfulness, and I told you that different researchers and theorists describe 3 characteristics of mindfulness. When you are in the state of mindfulness, then you are less scared of uncertainty. आपको ये खौफ नहीं होता कि चीजें जो हैं उन पर आपकी ग्रिप नहीं रहेगी, because mindfulness process is in fact related with awareness of मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंसेस। आपकी लाइफ में, सर्कमस्टांसेस में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं लम्हा बलम्हा, और आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर कमिंग। आप अपने प्रेजेंट में रहते हुए उनको एक्सपीरियंस करते हैं। द सेकेंड थिंग इज यू आर इन्वॉल्व्ड इन लेस ऑटोमेटिक बिहेवियर। समटाइम इट इज पॉसिबल दैट दिस इज मोर अडेप्टिव if we are involved in less automatic behavior, while we are accustomed to responding toward other stimulus in our life in a very automatic way. एक habitual rigid mindset होता है और सोचे समझे बगैर हम उसके मुताबिक behave करते चले जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है, you are not able to stay in the present and you are not able to enjoy the moment as it is coming and opening to you. तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी एज फॉर एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंडफुलनेस इज कंसर्न्ड, दैट यू आर लेस इवैल्यूएटिव, लेस जजमेंटल, एंड यू आर रेडी टू ओपन योरसेल्फ टू लाइफ्स एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज द वे हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ्स एक्सपीरियंसेस with full depth. And we also discussed that without engaging into your life experiences, you cannot have richness of experience, और उसके साथ साथ contentment और enjoyment जो है तभी मिलती है when you are engaged fully with the things in your life. Then we also talked about different qualities of mindfulness state, and I mentioned to you that Bishop and colleagues talked about 12 dimensions, qualities of mindfulness, लेकिन हम थोड़ी सी उसके बारे में, थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। सो इन दैट रेफरेंस आई टॉक्ड अबाउट एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, और एक और कंडीशन जिसमें आप एम्पैथिक होते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग, और उसके इमोशंस क्या हैं। और जब आप दूसरे शख्स की जगह पर रह के अपने आप को देखते हैं तो फिर आप उसके इमोशंस को चूंकि बेहतर समझते हैं, देन योर रेस्पॉन्स इज डिफरेंट टुवर्ड दैट पर्सन, और आप नॉन इवैल्यूएटिव नहीं होते बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स माइंड। एंड देन वी आल्सो टॉक्ड दैट वी आर मोर एक्सेप्टिंग वट एवर इज कमिंग एज एन एक्सपीरियंस टुवर्ड यू, and we are open for the experiences, and we are in the mode of gratitude because we are thankful what we are experiencing in the present. Then we also discussed at the end of the lecture 3 different kinds of trainings which are related with the concept of mindfulness. One is attention training, the second one is mindfulness meditation, and the third one is mindfulness training. अब माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये है कि आप एक्सपीरियंस जैसे हो रहा है उसको वैसे ही लें, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में आप पर्टिकुलर स्टिमुलस पर फोकस करते हैं, नॉन इवैल्यूएटिव होते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं, और अपनी माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग के तहत उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने स्पैन ऑफ माइंड को। अब एक
एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था और उस स्टडी में ये तीनों ट्रेनिंग्स का इफेक्ट देखा गया. तो आपसे वो स्टडी मैंने डिस्क्राइब कर दी थी पिछले लेक्चर में. देयर वर 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. द टाइम पीरियड वाज ऑफ 6 वीक्स. 6 वीक्स में उनको डेली प्रैक्टिस करवाई जाती थी ऑन ईदर ऑफ द डायमेंशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और उसके बाद ये भी था कि एक वीक में ग्रुप मीटिंग होती थी जिसमें अगेन प्रैक्टिस की जाती थी. एंड दे वर मेजर्ड ऑन सेवरल डायमेंशंस ऑन 3 occasions. वन वाज प्री टेस्टिंग, जब कोई भी उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी. पोस्ट टेस्टिंग, व्हेन दे वर ट्रेन्ड इन ईदर ऑफ द कंडीशंस. एंड द थर्ड वाज फॉलो अप पीरियड, ताकि ये देखा जाए कि ये जो इसके एडवांटेजेस हैं माइंडफुलनेस के, जो हमने पिछली दफा डिस्कस भी किए थे. दैट पीपल बिकम मोर स्पिरिचुअल, people are less distressed in their life, and people are more positive and they are more empathic toward others. तो ये फवायद जो हैं क्या बरकरार रहते हैं इंसान के या नहीं, इसके लिए फॉलो अप स्टडीज की जाती हैं. अब आपको ग्राफ्स दिखाती हूं जो ये शो करते हैं कि इन तीनों ट्रेनिंग्स में से कौन सी ज्यादा इफेक्टिव थी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए और कौन ज्यादा रिटेन कर सकती थी उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स को. तो पहला ग्राफ आपको दिखाती हूं. दिस इज अबाउट होमवर्क कंप्लीशन एंड यू कैन सी हियर दैट दोज पीपल हु had mindfulness meditation group, they were doing and they were completing their homework most of the time as compared to other 2 training groups. इसका मतलब है जब आप लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि वो स्टिमुलस पर, चीज पर, जो भी वो उस वक्त कर रहा है वो शख्स ज्यादा अटेंटिवली फोकस कर सके, तो आप लाइफ के बहुत सारे टास्क जो हैं वो अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टूडेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो अपनी अटेंशन को फोकस कर सके, तो फिर उसका फायदा ये होगा कि वो अपने काम पर ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी अपने होमवर्क में दिखा सकेंगे. अब आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में किसी एक डायमेंशन को स्टडी नहीं किया गया. देयर वर लॉट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी आप तीनों एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का असर बहुत सारी चीजों पर देख रहे हैं. द सेकेंड थिंग वाज माइंडफुलनेस अवेयरनेस. आपको याद है मैंने कुछ आइटम्स पढ़ के आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि आप कितना ज्यादा मोमेंट टू मोमेंट जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उन पर स्टे कर रहे हैं, आप उन पर फोकस कर रहे हैं और आप जैसा जो आपकी उस वक्त एक्सपीरियंस है उससे बाहर नहीं निकलते, बल्कि यू आर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस. अब ये देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस का क्या असर हुआ माइंडफुलनेस अवेयरनेस पर. एक और आपको ग्राफ दिखा रही हूं. आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो माइंडफुलनेस अवेयरनेस है दैट वाज अटेन्ड एंड देन इट वाज मेंटेन्ड एट फॉलो अप आल्सो. इट वाज इन द माइंडफुलनेस मेडिटेशन ग्रुप. और ऑल ऑफ द 3 ट्रेनिंग ग्रुप्स शोड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस फ्रॉम प्री टू पोस्ट कंडीशंस, यानी ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट देखा गया. यानी बाद में उनकी माइंडफुलनेस अवेयरनेस जो थी वो बढ़ गई ट्रेनिंग के बाद तीनों कंडीशंस में. लेकिन हम ये देखते हैं कि ज्यादा फायदा जो है वो नजर आ रहा है तीसरे ग्रुप में. यहाँ पर चूंकि वो ऊपर है इसलिए मैं तीसरा कह रही हूँ, लेकिन जब हमने डिस्कशन की थी तो वो दूसरा ग्रुप था, माइंडफुलनेस मेडिटेशन. इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि देयर वाज अ मॉडेस्ट इफेक्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप वेयर देयर वाज नो ट्रेनिंग. कोई इंटरवेंशन नहीं होती, आपको पता है, कंट्रोल ग्रुप में, इसीलिए वो कंपैरिजन के लिए बेस्ट होता है. और ये नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस था फ्रॉम प्री टू पोस्ट. हमें ज्यादा चांस के तहत कोई फर्क नजर आता है कि थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ लोगों में चेंज आ जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें प्री और पोस्ट में नजर नहीं आता. अब ये तो हो गई 2 डायमेंशंस, होमवर्क कंप्लीशन, माइंडफुलनेस अवेयरनेस. तीसरी डायमेंशन देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था. अगेन आपको स्लाइड दिखा रही हूं. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी. अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं तो उसमें कितनी कमी आएगी. अब पहले तो हम ये देख रहे थे कि स्कोर्स हमारे बढ़ रहे हैं. ये बात हमेशा आप याद रखिए कि हमेशा ग्राफ देखते हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती चीज कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप कहें कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है. अब ग्राफ नीचे आता है या ऊपर जाता है, ये
उस चीज की मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। यानी अब आप साइकोपैथोलॉजी मेजर कर रहे हैं और आप एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे आप समझते हैं कि डिस्ट्रेस कम होना चाहिए, तो अब हमें कम स्कोर की तवक्को होनी चाहिए। अब ग्राफ ऊपर जाना जो है वो फायदेमंद नहीं है, अब ग्राफ नीचे आएगा। इसके बरक्स अगर ये हो कि ज्यादा स्कोर जो है वो कम डिप्रेशन को जाहिर करता है या कम एंजाइटी को, ये एक और बात है, फिर आप वही ऊपर जाने वाली डायमेंशन जो है उसी को कंसिडर करेंगे। अब आपको ये ग्राफ दिखा रही हूं। द फर्स्ट वन इज अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप ये देखिए कि पहले डिप्रेशन ज्यादा था चारों कंडीशंस में, वो है प्री टेस्टिंग। ट्रेनिंग के बाद तीनों कंडीशंस में डिप्रेशन कम हो गया, लेकिन फॉलो अप पर हमें ज्यादा असर नहीं नजर आता। यानी ये जो फायदा हासिल हुआ था ये इतना रिटेन नहीं हुआ, चाहे आप तीनों तरह की ट्रेनिंग को कंसिडर कर लें। दोबारा देखिए ग्राफ, एंड यू कैन सी हियर दैट द इफेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और जो इफेक्ट है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का वो तकरीबन मोर और लेस बराबर है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। और माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जो है वो थोड़े से, बल्कि उसमें डिप्रेशन का स्कोर ज्यादा है। इसके बरक्स जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है उस पर कम स्कोर है जब पोस्ट टेस्टिंग की गई। और इसमें अगेन हमें नजर आ रहा है कि जो अटेंशन ट्रेनिंग है उसमें पोस्ट टेस्टिंग पर स्कोर डिप्रेशन में सबसे कम हो गया। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ती है कि बेस लाइन से कितना फर्क है। बेस लाइन पे बाय चांस जो ये ग्रुप है अटेंशन ट्रेनिंग वाला, उस पे डिप्रेशन है ही कम, तो जाहिर है कि फिर चेंज जो है वो, अगर वो उसमें पहले ही डिप्रेशन कम है प्री टेस्टिंग पे, तो पोस्ट टेस्टिंग पे जाहिर है कि बाकी ग्रुप से कम ही होगा। तो इसमें significance of the result depends on the difference between pre and post on the concerned variable. अब इसमें ये देखना है कि जो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है या अटेंशन ट्रेनिंग है, उसमें लोगों के अपने स्कोर में कितना फर्क आया ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद। तो इसमें हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये है कि फॉलो अप पर सब में ही डिप्रेशन दोबारा ज्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल पोस्ट टेस्टिंग पर देयर वाज अ रिडक्शन इन डिप्रेशन स्कोर्स। अब एक और ग्राफ देखते हैं, दैट इज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी में आपको नजर आ रहा है कंट्रोल ग्रुप डिड नॉट बेनिफिट मच। इनफैक्ट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट एज कंपेयर टू दैट। अगर आप देखें तो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जो है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, बट माइंडफुलनेस मेडिटेशन और अटेंशन ट्रेनिंग जो है दे रिड्यूस्ड एंजाइटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट and again there was some increase at follow up. अब देखते हैं स्ट्रेस पर क्या असर था तीनों तरह की ट्रेनिंग का। अगेन कंट्रोल ग्रुप डिड नॉट शो मच डिफरेंस और तीनों कंडीशंस एक्सपेरिमेंटल जो हैं दे रिड्यूस्ड स्ट्रेस। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेस में जो रिडक्शन थी दैट वाज रिटेन्ड ड्यूरिंग फॉलो अप आल्सो। अब और स्लाइड्स देखते हैं। गोल स्ट्राइविंग, आप अपनी पर्टिकुलर गोल को टारगेट करते हैं, प्लान करते हैं, और अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएं, यू आर एबल टू एंगेज इन योर प्रेजेंट मोमेंट, यू आर एबल टू एंगेज ऑन द स्टिमुलस, या जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं आप उस पर फोकस करने की ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या कोई फर्क आता है आपकी गोल अटेनमेंट में या उसके लिए कोशिश करने में। दोबारा आपको कुछ ग्राफ्स दिखाती हूँ। इफ द गोल इज एब्स्ट्रैक्ट देन यू कुड सी इन द ग्राफ दैट अगेन there is a superiority of 3 trainings और attention training में ज्यादा फर्क है। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूंगी कि आप ये देखिए कि प्री और पोस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। और अगर आप देखते हैं माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि प्री और पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज प्री और पोस्ट में जो एब्स्ट्रैक्ट गोल स्ट्राइविंग है वो खासी कम है और फिर उससे पोस्ट में जो फर्क आता है वो खासा ज्यादा है। सो इन दैट सेंस वी कैन से माइंडफुलनेस ट्रेनिंग वाज मोर इफेक्टिव एज फॉर एज स्ट्राइविंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट गोल्स इज कंसर्न्ड। एक और ग्राफ दिखाती हूँ। कॉन्क्रीट गोल्स अगर हो तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि कंट्रोल ग्रुप को तो कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। टाइम गुजरने के साथ ऑब्वियसली उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। और अगेन द इफेक्ट ऑफ माइंडफुल ट्रेनिंग इज मोर ऑब्वियस हेयर। आपको डिफरेंट रंगों से जो है ये 4 ग्रुप्स दिखाए गए हैं, जिससे थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन फिर आपको क्विकली जो है ग्राफ का ये फायदा होता है कि आपको
बगैर राइटिंग के, कहीं पे कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन आप एकदम एक ग्लांस में ग्राफ का जायजा लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये रिजल्ट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। सब्जेक्टिव वेल बीइंग इज द नेक्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा स्लाइड देखिए। सेटिस्फैक्शन विद लाइफ। सेटिस्फैक्शन विद लाइफ में यू कैन सी दैट mindful meditation is superior in its effect. Control group did not benefit much because they did not get any training. टाइम गुजरने के साथ थोड़ा सा आपको फायदा हो गया, वो एक और बात है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि mindful training was effective. People were more satisfied with their life at post testing, but at follow up the results were not retained much. और अगर आप mindfulness meditation के बरक्स training in attention को देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि कुछ बहुत फायदा नहीं हुआ इन लाइफ सेटिस्फेक्शन में, लेकिन जितना भी फायदा हुआ है वो एटलीस्ट रिटेन हुआ है फॉलो अप पर। एक और ग्राफ देखिए, और वो ग्राफ किस चीज के बारे में है? दैट इज रिलेटेड विद अफेक्ट बैलेंस। यानी आप अपने अफेक्ट को, ट्रांजिटरी मूड स्टेट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज्यादा। अब ये बैलेंस किस ट्रेनिंग से बरकरार रहता है ये देखते हैं। आपको क्लियरली नजर आ रहा है अब दोबारा कि कंट्रोल ग्रुप में कोई खातिर खा डिफरेंस नहीं है प्री और पोस्ट कंडीशन में। उसके बरक्स जो है अटेंशन ट्रेनिंग और माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तीनों का असर आपको नजर आ रहा है इन रिटेनिंग अफेक्ट बैलेंस। और सबसे ज्यादा माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो आपको इफेक्टिव नजर आ रही है एज फार एज फॉलो अप इज कंसर्न्ड। थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा कि रिजल्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको एंड पे मैं सम अप करती हूँ, लेकिन पहले आपको कुछ और इंडिकेटर्स दिखा दूं, कुछ और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस स्टडी में शामिल थे। एक ग्राफ दिखा रही हूँ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग का। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग एक तो ये होती है कि यू आर फ्री फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। दूसरा ये है कि यू हैव सर्टेन पॉजिटिव ट्रेट्स इन योर लाइफ। वो कौन से हैं? जो मेजर्स यूज किए गए, दे वर मेजरिंग 3 एस्पेक्ट्स। वन वाज ऑटोनॉमी, द अदर वाज एनवायरमेंटल मास्टरी एंड द थर्ड इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। ग्राफ्स देखिए। एज फार एज ऑटोनॉमी इज कंसर्न्ड, अगेन यू कैन सी द सुपीरियोरिटी ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड कंट्रोल ग्रुप अगेन डिड नॉट बेनिफिट मच। एनवायरमेंटल मास्टरी का ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि द सुपीरियर इफेक्ट इज ऑफ माइंडफुल ट्रेनिंग। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ग्रुप आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड दे रिटेन्ड दिस इफेक्ट ऑन द फॉलो अप। अटेंशन ट्रेनिंग का हमें इफेक्ट तो नजर आता है, लेकिन ज्यादा रिटेन उसको फॉलो अप पे हमें ये दिखाई देता है कि ज्यादा ये जो फायदा था वो रिटेन नहीं हो सका। As far as self-acceptance is concerned, you can see in this graph that again mindfulness meditation is superior to other training procedures, और attention training का असर तो हुआ लेकिन वो वापस प्री लेवल पर ही आ गया है और फॉलो अप में ज्यादा असर कायम नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा हमें जो इसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट नजर आ रही है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जो खासा कॉम्प्लेक्स था? देयर वर अ नंबर ऑफ independent variables, there were a number of dependent variables. So we wanted to see the effect of attention training, mindfulness meditation and mindfulness training. जब कोई खास पर्पस के तहत आप कंसंट्रेट करते हैं लेकिन आप नॉन जजमेंटल होते हैं, बट यू आर सीकिंग novelty in the situation, at the same time you are refraining yourself from automatic behavior. अब ये देखा गया कि तीनों ग्रुप्स, तीनों कंडीशंस जो थी उनका इफेक्ट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर इफेक्ट वाज सीन फ्रॉम प्री टू पोस्ट ऑन ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बरक्स हमें ये दिखाई भी दिया कि कंट्रोल ग्रुप में कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। वक्त के साथ थोड़ी बहुत चेंज आई लेकिन वो चेंज नॉन सिग्निफिकेंट थी। एंड एज फॉर एज डिफरेंट इफेक्ट्स आर कंसर्न्ड, the superior effect was seen of mindfulness meditation. When you are allowing the experience to come in your life as it is, और आप उसको non-judgmentally, non-evaluatively accept करते हैं, and you are thankful to the experience also that it is coming in your life, and then you are able to be more contented, peaceful in your life.
और उसके साथ साथ ये देखा गया कि बाकी जो ट्रेनिंग्स थी वो भी इफेक्टिव हैं, जैसे कि अटेंशन ट्रेनिंग है, वो एक खास किस्म का जब टारगेट होता है, जैसे आपने कोई गोल अचीव करनी है, होमवर्क करना है, तो उस सिलसिले में जब आप अटेंशन पे करते हैं चीज को, टास्क को, तो फिर उसके भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं. लेकिन एज फॉर एज रिटेंशन ऑफ दोज इफेक्ट्स आर कंसर्न्ड, माइंडफुलनेस मेडिटेशन वाज सुपीरियर टू ऑल अदर कंडीशंस. लेकिन तीनों के ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स हमें इस एक्सपेरिमेंट में नजर आए. अब थोड़ी सी एक्टिविटीज इस टॉपिक के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में हेल्पफुल होंगी, आपको फायदा देंगी अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, करंट एक्सपीरियंसेस पर कंसंट्रेट करने में. तो हम बात करते हैं मिनी एक्सपेरिमेंट्स की. सो पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखते हैं कि हाउ यू कैन सर्च फॉर नॉवेल्टी एंड यू कैन इंक्रीज माइंडफुलनेस इन योर रिलेशनशिप्स. आप कैसे अपने रिलेशनशिप में माइंडफुलनेस इनकलकेट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि मुझसे किसी शख्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है या किसी के बारे में बात की जाती है और मुझे फौरन वो भूल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं. आई फ्रैंकली एडमिट दैट. तो अब ये बात चूंकि मुझे एहसास हुआ इसका, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको ओवरकम कर सकूं. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स एज दे आर कमिंग इनटू योर लाइफ एंड पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग टू यू, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद यू. जो लोग बात कर रहे हैं उस वक्त आप उसी मोड में रहें. उसकी बजाय हमारे जहन में एक फिल्म चल रही होती है, फलां शख्स कितना बुरा है, उसने मुझे बुरा भला कहा, अब मैं इसको बताऊंगा वगैरह वगैरह. उसकी बजाय लर्न टू स्टे in the moment and then enjoy the novelty of that moment which is varying from one moment to another. और इसी से ये पॉसिबल है कि आपके जो experiences हैं वो expand होंगे and you will be able to concentrate more in your life and you will be able to attain a better psychological and physical health. कुछ और बात करते हैं आपकी एक्टिविटीज के बारे में. How you can live with mindfulness, कैसे आप उसके साथ रह सकते हैं. You can stay and live with mindfulness while you are taking care of a lot of areas in your life. कौन से? Let's see that on the slide. Being mindful of your emotions, what you are thinking at the moment. Remember, हमारे पास 20,000 moments हैं जिनमें हम नेगेटिव इमोशन से भी गुजरते हैं, पॉजिटिव इमोशन से भी गुजरते हैं, और हम पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस कर सकते हैं. नेगेटिव इमोशंस को मैं सप्रेस करने के लिए नहीं कर रही, ये नहीं कह रही कि आप उनको दबा दें, फिर तो वो और ज्यादा उभरेंगे. मकसद ये है कि नेगेटिव इमोशन से अवेयर हो और क्या पर्पस वो सर्व कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, और कोई उसका ऑल्टरनेटिव है कि नहीं. एंड देन ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, और उससे जो फवायद हासिल होते हैं वो आपको फिर इस तरह की अपने साथ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो नजर आएंगे. और क्या चीज हो सकती है? बीइंग माइंडफुल ऑफ ईटिंग. ये बात मैंने पहले की थी. हम जो भी काम करते हैं हम अधूरा सा करते हैं, पूरी तरह उसको एंजॉय नहीं करते, पूरी तरह उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, पूरी तरह उसको एंगेज होकर नहीं करते. और तभी लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बाइट्स लेनी चाहिए खाना खाते हुए. हम जल्दी में बड़े बड़े नवाले लेते हैं, और अब कभी आप गौर करें कि हम खाने का सही लुत्फ नहीं उठाते, क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते हैं. आमतौर पर हमारे सर पर इतने काम होते हैं, और अगर ना भी हो, फर्ज करे काम नहीं भी है, तो हम टीवी देखने में मगन हैं और साथ खाना खा रहे हैं, तो पता ही नहीं क्या खाया जा रहा है. तो आप सही तरह कोई भी मोमेंट एंजॉय नहीं कर सकते. ना आप टीवी को सही एंजॉय कर रहे हैं, आप चैनल पे चैनल चेंज कर रहे हैं और कुछ जहन में भी नहीं पड़ रहा, बाद में लगता है टाइम जाया कर दिया. तो जरूरत इस चीज की है कि वट एवर यू आर डूइंग, you indulge yourself in that experience and enjoy the moment to moment variation. जैसे मैंने पहले कहा था, मॉर्निंग वॉक करें तो फूलों की खूबसूरती को, परिंदों की आवाजों को, और फिर हवा की ठंडक को. अगर वो सर्दियों की ठंडक नहीं है फिर बहुत एंजॉइंग होगी, और सर्दियों की धूप वो बहुत एंजॉइंग होती है. और क्या बात कर सकते हैं इस सिलसिले में? माइंडफुलनेस स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज. एक्सरसाइज में लोग अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने बॉडी को और माइंड को, और कहते हैं कि जब आप योगा करते हैं देन यू आर यूनाइटिंग योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. तीनों इकट्ठी होके आपके सामने आ जाती हैं, और जब तीनों इकट्ठी होती हैं तो वो एंजॉयमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करने से ही पता चलती है.
और क्या लाइफ में माइंडफुलनेस आपकी हो सकती है? माइंडफुल ब्रीदिंग एंड सिटिंग एज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन के तौर पे बाज़ औकात कहा जाता है कि सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग करें और कंसंट्रेट करें डीप ब्रीदिंग के बाद जो रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में फील हो रही है, या जो कुछ आपके जहन में आ रहा है, एक क्वाइट प्लेस पर बैठकर सिर्फ अपने आप को एक्सपीरियंस करें, बोले बगैर 5-10 मिनट। लेट अशफाक साहब कहा करते थे कि कभी अपने साथ अकेले बैठकर देखें और अपने जहन को खुला छोड़ दें और फिर देखें कितनी इंजॉयमेंट होती है। मे बी कि पहली दफा जब आप करें तो इसमें कोई इंजॉयमेंट ना हो, लेकिन बाद में आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। अब अगला टॉपिक स्टडी करते हैं और ये इसी सिलसिले की कड़ी है, रीचिंग टू ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस, एंड द टॉपिक इज अ फ्लो स्टेट। अब फ्लो स्टेट में कब होते हैं? व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग that you are fully engaged in the work, और काम कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो कोई प्ले है, हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है। When you are fully engrossed in the work and you are intrinsically motivated, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा कि भाई जैसे आपकी मदर कहती है आज तुमने यहां से नहीं उठना और होमवर्क करके ही उठना है, उससे पहले ना कोई टीवी का प्रोग्राम देखना है ना किसी दोस्त से मिलना है, तो उसमें फ्लो स्टेट का आना बड़ा मुश्किल है। When you are intrinsically motivated, then there is a possibility that you will experience that flow state. और ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं, माइंडफुलनेस, फ्लो और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। पहले देखते हैं कि what is a flow state. Csikszentmihalyi identified flow as an experience in which we are fully engaged and in control. Milahi Csikszentmihalyi talks about a flow state when people are fully engrossed in the situation, in whatever they are doing, और intrinsically motivated होते हैं, and they are fully in control. ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी ने बिठा दिया हुआ है, they think that they are involved in that. और जो फ्लो स्टेट है दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड थ्रू आउट टाइम अक्रॉस कल्चर्स एंड कंट्रीज, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन काउंटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये देखा गया है कि हाउ इट इज लिंक्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स, और कैसे लोग जो हैं जो बड़े स्किलफुल होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, वो कैसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? Skadberg maintained in 2002 that a flow state contributes to increased learning and to changes in attitude and behavior. Flow state के benefit भी हैं. It brings a change into your attitude and behavior. लेकिन it's not actually what you are doing. It is how you are perceiving. ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू परसीव योर वर्क, और ये परसेप्शन डिटरमिन करेगी वेदर यू आर इन अ फ्लो स्टेट और नॉट। और ये फ्लो स्टेट जो है दैट विल कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर लर्निंग, क्योंकि यू आर फुली एनग्रॉस्ड इन दैट वर्क, तभी तो फिर उससे फायदा होगा। अगर आप एनग्रॉस्ड ही नहीं है, पूरी तरह इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर सिर्फ गुजारा होगा। मिलाही Csikszentmihalyi noted flow in many activities of human beings, और जिसको वो कहता है कि that is linked with full capacity living. Full capacity living है when you are in a flow state. He actually started studying flow state in 1960. He was intrigued by the activities of those people who are fully involved in their work. जब उनकी स्टोरीज उसने पढ़ी कि कैसे लोग जो है अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत से मुतासर हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ। एंड इन 30 years time span, he interviewed thousands of people to know about what is going on when they are in a flow state. क्या होता है जब वो पूरी तरह काम में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह वो काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, और कैसे उनको ये लगता है कि इससे इनको फायदा हो रहा है, और कैसे उससे उनके मेंटल पीस का ताल्लुक है।
ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی جب ہم نے یہ سیکشن شروع کیا تھا کہ the full enjoyment and contentment can only be experienced when we are engrossed in the moment, when we are involved or engaged in the activities. اس کے بغیر جو ہے صحیح فلیور آپ کو چیزوں کا نہیں مل سکتا. That is why it is linked with optimal functioning of human beings. And he was so intrigued by listening to the stories of those people who work in a flow state. اور یہ flow state جو ہے یہ اگین میں یہ کہوں گی کہ it is not linked with your work. It can be found in a relationship when people are so much engrossed in that relationship کہ باقی چیزوں کا احساس ان کو ختم ہو جاتا ہے اور وہی چیز جو ہے ان پر حاوی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پرسن از پلئنگ چیس کے کھلاڑی تو اتنے انوالو دیکھے گئے ہیں کہ ان کو گرد و پیش کی خبر نہیں ہوتی اور پوری طرح وہ اس میں محو ہوتے ہیں. اب کون سی چال چلنی ہے آپ کچھ پوچھ کے دیکھیں, اگر کوئی بڑی محویت سے کھیل رہا ہے بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا آپ کیا پوچھ رہے ہیں اس سے. بعض اوقات فلم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں وہ کہیں ہاں کیا کہا ہے تم نے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پیک ایکسپیرئنس پر ایک سادی سی کمرشل فلم بے شک نہ لے کے جائے, لیکن یہ آپ کی فلی انوالومنٹ کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے انجوائمنٹ جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ تو یقیناً وہاں ہے, چاہے اس سے آپ کی آپٹیمل فنکشننگ ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن انجوائمنٹ کے آپ پیک لیول پر ضرور پہنچ جاتے ہیں. یہ جب نام میں بولتی ہوں چیک سینٹ میں ہائی کا تو یہ بڑا مشکل, اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کریں. تو شروع میں مجھے بھی لگا کہ بھئی یہ تو ڈیفیکلٹ ہے پروناؤنس کرنا, لیکن بھلا ہو پازیٹیو سائیکالوجی کی بکس کا کہ انہوں نے اس نام کو توڑ کے جو ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کی پروننسیشن بتا دی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ایک کارٹون ہے مزاحیہ جو آپ کو دکھاتی ہوں. اس میں ٹیچر کہہ رہا ہے چیک سینٹ میہائی کو, who is a student here, کہ no Mihaly, we will have no creative spelling. You must write your name correctly or you will get recess and lunch detention. آپ کو لنچ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ریسس میں ڈیٹینشن آپ کو ملے گی کہ آپ آج یہیں بیٹھ کے کام کریں, کیونکہ ہم یہ کوئی کریٹو اسپیلنگ کا کام نہیں کر رہے. آپ اپنے نام صحیح اسپیلنگ کے ساتھ لکھیں, جبکہ وہ بیچارہ تو اپنے صحیح نام کے ساتھ صحیح اسپیلنگ ہی لکھ رہا تھا, لیکن ٹیچر کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کریٹو کام ہو رہا ہے, یہ نام نہیں کسی کا ہو سکتا. یہ تو خیر ایسے مذاق کی بات ہے, مجھے کہیں سے یہ کارٹون ملا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتی ہوں. اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ what is the relationship between presence and flow. کیا فلو ایکسپیرئنس کے لیے پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ وہاں اس لمحے میں موجود ہوتے ہیں تو تبھی فلو کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں, یا فلو اور پریزنس کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. فلو ایووکس فیلنگز آف بینگ ٹرانسپورٹڈ انٹو اے نیو ریئلٹی اینڈ دیٹ واز مینٹینڈ بائی میکلیلن ان 1996. لیکن دوسرے ریسرچرز بھی یہ کہتے ہیں کہ بوتھ یعنی پریزنس اور فلو بوتھ ایووک فیلنگز آف بینگ ٹرانسپورٹڈ انٹو اے نیو ریئلٹی. یہ ایکسپیرئنس کیسا ہوتا ہے اگر آپ فلی پریزنٹ ہیں کسی جگہ پہ؟ ایسے ہی نہیں کہ جی ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فلی پریزنٹ. جیسے اگر آپ میرا لیکچر بہت دھیان سے سن رہے ہوں تو یو آر فلی پریزنٹ. اگر آپ بہت ساری اور باتیں سوچ رہے ہیں یا سم تھنگ از آن دا بیک آف یور مائنڈ, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی میں کیا کہہ رہی تھی تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں, وہ مجھے اس سے پہلے والا پوائنٹ یاد ہے لیکن ابھی میرا ذہن ذرا بھٹک گیا تھا, یا پھر آپ مجھے جو بات بتائیں گے وہ غلط ہوگی. آپ اس چیز کو آپ کو یاد ہی نہیں رکھا ہوگا آپ نے جو میں ابھی بات کر رہی تھی, آپ اس کے بجائے کوئی اور پوائنٹ بتا دیں گے جو اس سے پہلے غالباً میں نے کہا ہوگا. تو اگر آپ صحیح معنوں میں پریزنٹ ہیں یا یو آر ان اے اسٹیٹ آف فلو, تو پھر یو آر ٹرانسپورٹڈ انٹو اے نیو ریئلٹی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں اینڈ یو آر ان اے کائنڈ آف ورچوئل ریئلٹی ویئر مے بی یو آر اونلی ون پریزنٹ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر آر سم ادر پیپل ہو آر پریزنٹ ان دیٹ فزیکل انوائرمنٹ وتھ یو. یا ہو سکتا ہے کہ آپ
असल में वो लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपको उनके प्रेजेंस का एहसास हो रहा है बिकॉज यू आर इन द स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और ये वर्चुअल रियलिटी की तरह हो गया. आप एक नई जगह पर पहुंच गए हैं. यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर व्हीकल एंड बोथ ऑफ देम इन्वॉल्व स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बट दे आर ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. आप कॉन्शियस तो हैं, लेकिन दिस इज एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि उससे मुख्तलिफ होती है व्हेन यू आर कॉन्शियस, बिकॉज आप एक और रियलिटी में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, बिकॉज योर माइंड इज नाउ ट्रेवलिंग ऑन डिफरेंट लाइन्स. ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड होती है जबकि बज़ाहिर जो कॉन्शियसनेस है आप उससे परे पहुंचे होते हैं. बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं कह रही हूं कि हो सकता है वहां प्रेजेंट ना हो, आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके लिए, बिकॉज यू आर टोटली एनग्रॉस्ड इन दैट एक्सपीरियंस. एक और लिंक देखते हैं बिटवीन प्रेजेंस, फ्लो एंड अटेंशन. पहले ये बात हुई थी कि प्रेजेंट होना जरूरी है फ्लो के लिए. क्या स्टिमुलस को अटेंड करना भी जरूरी है फ्लो के लिए? तो व्हेन वी आर कॉन्शियस, तो कॉन्शियसनेस इज बेसिकली शेप्ड बाय व्हाट वी अटेंड टू. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ अटेंशन. इफ यू वांट टू गो टुवर्ड अ फ्लो स्टेट, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो अटेंशन की है. अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है दैट कुड बी शेप्ड बाय व्हाट वी आर अटेंडिंग टू. देखिए, अगर मैं प्लेग्राउंड में बैठी हूं तो ये भी हो सकता है कि मेरी नजर साथ साथ जो है वो, अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो मेरी बॉल पे नजर है, और जैसे जैसे बॉल जहां जहां मूव कर रहा है मेरा जहन भी वहीं वहीं मूव कर रहा है. Another important thing is that presence is a basic sense of being present in an environment that requires attention to aspects of the environment. तो presence और attention दोनों साथ साथ चलते हैं. You are present somewhere and then you are attending to particular stimulus in a particular environment. तो flow का इन दोनों चीजों के साथ गहरा ताल्लुक है. You have to be present in a particular environment to go into a flow state, and then you have to initially invest by paying attention to that object. Attention जब तक नहीं पे करेंगे तो आप fully engrossed नहीं हो सकते. And then flow is a state of effortless concentration leading to increased complexity and growth of consciousness. Flow में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप effortlessly involve होते हैं. जैसा कि पहले मैंने कहा था, अगर जबरदस्ती कोई आपको कहता है आपने बहुत दिल लगा के पढ़ना है, आपने आज जो है इसको इतने अच्छे तरीके से समझना है कि आपको वाकई जो है इसका मजा आ जाए पढ़ने का, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जबरदस्ती बताकर ये करवाया जाए. द नीड इज दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, एंड देन यू आर अटेंडेड, यू आर प्रेजेंट इन दैट एनवायरमेंट एंड यू आर फोकसिंग ऑन द स्टिमुलस, और फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के सहारे आप एक फ्लो स्टेट में जाते हैं. एंड देन देयर इज अ चांस दैट यू विल बी लर्निंग इन अ बेटर वे, और फिर ही उससे आपको सही फवायद जो है वो हासिल होते हैं. यहाँ पे आपको कुछ सेइंग दिखाती हूँ विलियम जेम्स की, हु इज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट. बड़ी दफा आपने इसका नाम पढ़ा होगा, सुना होगा. वो क्या कहते हैं इसके बारे में? Millions of items of the outward order are present to my senses, which never properly enter into my experience. So this is important that what we are attending to in our environment, whether they are really entering into my experience or not. दुनिया में इतनी बातें होती हैं, रोज हमारे environment में हमें इतनी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन many of them are really not entering into our experience. Further वो क्या कहते हैं? Why? ऐसा क्यों होता है? Because they have no interest for me. My experience is what I agree to attend to. Only those items that I notice shape my mind. Without selective interest, experience is an utter chaos. जब तक आप उसमें interested नहीं होंगे, उसको attention पे नहीं करेंगे, तो खाली एक्सपीरियंस जो है वो तो एक कैओस की मानत है, विच इज अनऑर्गेनाइज्ड, विच डज नॉट लीव अ प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. तो वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि फ्लेवरलेस है,
جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے مائنڈفلنس اور مائنڈلیسنس کی بات کی تھی, اٹس اے نمبنگ ایکسپیرئنس, مائنڈ نمبنگ ایکسپیرئنس ہے. لیکن فلو کے سلسلے میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ یو آر پریزنٹ دیئر ویئر یو آر انوالوڈ ان این ایکٹیویٹی اینڈ دین یو آر اٹینڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹ, اسٹیمولس, میٹیریل, اور پھر آپ کی اس میں انٹرنسک موٹیویشن شامل ہے اینڈ دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان دیٹ. دیٹ از مینٹینڈ بائی ولیم جیمس. اتنے ایکسپیرینسز ہیں میری لائف میں, لیکن میں اس میں سے وہی پک کروں گی جن میں مجھے انٹرسٹ ہے. So that is why it is important that you are intrinsically motivated to attend to that stimulus. آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں چیکسینٹمیہائی کی, because he is considered the father of flow theory. اس نے بہت کام کیا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا اور ان کی سٹوریز سے وہ انفلوئنسڈ ہوا کہ کیسے جو ہے وہ مختلف آرٹسٹ اس نے دیکھے, پینٹرز دیکھے کہ کیسے وہ انوالو ہو جاتے ہیں اپنے کام میں اور کس طرح سے ان کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ what he says about flow. Flow is a construct that emerged from research into intrinsic motivation. We have discussed that already, that intrinsic motivation is an essential ingredient of flow state. اس کے بغیر آپ کو flow experience نہیں ہونے والا. So he maintained that complete, effective and psychological immersion is actually the optimal experience. جب آپ psychological immersion آپ کی ہوتی ہے, ٹوٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں, انگراسڈ ہوتے ہیں, تو یہ وہ ایکسپیرئنس ہے which is called optimal experience. اس کے بغیر optimal experience بھی آپ کی لائف میں نہیں آ سکتا. And he talks about dynamics of momentary experiences. What are different dynamics of momentary experience that take us to the flow state and which are related with the optimal functioning of one's life? جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ in 30 years time period he interviewed thousands of people to know more about flow theory. اور اس نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کام میں انوالو ہوتے ہیں وہ کیسے, what is the dynamics of their momentary experiences, جو لمحہ بلمحہ جن کیفیات سے وہ گزرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے وہ انسان پر عمل کرتے ہیں. تو اس نے بہت سارے, جیسا کہ میں نے کہا, لوگوں کو انٹرویو کیا اور اس نے ایک آرٹسٹ کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ وہ بہت حیران ہوا کہ وہ آرٹسٹ, وہ پینٹر جو کسی پینٹنگ پہ کام کر رہا تھا اور دنوں تک اس کو بھوک پیاس کا صحیح احساس نہیں تھا, اس کو کھانا دیتے تو وہ کھا لیتا تھا اور نیند سے بھی وہ محروم تھا, تھوڑا سا سو لیا پھر اس کے بعد کام میں انوالو ہو گیا. سو ہی واز ٹوٹلی انوالوڈ ان دیٹ پینٹنگ. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ دیکھا کہ جو ہی وہ پینٹنگ کمپلیٹ ہوئی, the painter lost interest in that painting. So basically he was interested in creating a masterpiece. جب وہ masterpiece create ہو گیا تب اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا because the involvement was in the work. اسی طرح یہ کہتے ہیں, مائیکل اینجلو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ when he was working on the ceiling of the chapel of Vatican City. Chapel is the official residence of Pope, which is in the Vatican City, which is in Rome. تو یہ دیکھا گیا کہ مائیکل اینجلو was working on the ceiling of that chapel, اور کتنے دن تک اس کو ریسٹ کا خیال نہیں تھا کہ اس نے ریسٹ کرنا ہے, اس کو بھوک پیاس کی فکر نہیں تھی, اور وہ اپنے کام میں اتنا محو تھا کہ دنوں تک اس نے کپڑے نہیں بدلے, شاور نہیں لیا اور حتیٰ کہ جوتے تک نہیں بدلے. تو ایک اس کے بارے میں کہانی مشہور ہے کہ کسی شخص نے یہ دیکھا کہ جب کافی دنوں اس نے کپڑے نہیں بدلے, مسلسل کام کرتا رہا, نہ بھوک کا, نہ پیاس کا, نہ نیند کا خیال, تو جب اس نے جوتے اتارے تو اس کی سکن جو تھی وہ ساتھ اتر رہی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ how much involved he was. کیا ہم 24 گھنٹے تک ایک دن جوتے پہن کے رہ سکتے ہیں؟ سو ڈیفیکلٹ. لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں تو 8-10 گھنٹے گزر جائیں تو وہ جوتے اتار کے بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کام میں انوالو ہوتے ہوئے نہ تو ڈسکمفرٹ محسوس ہو رہا ہے, نہ بھوک کا, نہ پیاس کا, جو بیسیکلی انسان کی پرائمری نیڈس ہیں. تو آپ
उससे भी ऊपर निकल जाते हैं. So definitely this is related with optimal functioning, because when you are totally engrossed in work, then you do not even care about your basic needs, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फुलफिल होंगी तो आप ऑप्टिमल फंक्शनिंग की तरफ जाएंगे. वापस आते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ के Csikszentmihalyi wanted to study the dynamics of momentary experiences and the players that are attained by getting involved in these kind of experiences. Slide दिखाती हूँ. He used experience sampling method for studying dynamics of momentary experiences. What are these experience sampling methods? इसमें experience sample method में actually आप उस वक्त जो experience है उसका sample लेते हैं. अब जो उस वक्त experience है उसका sample कैसे लिया जाता है? Actually participants were programmed by using different devices. और कैसे जो थे participants जो थे अपने experience का sample कैसे provide करते थे? They could have either some watch जिस पर वो कोई या तो टाइप कर सकते थे या इंडिकेशन दे सकते थे कि इस वक्त उनको क्या महसूस हो रहा है, या फिर उनके पास कोई फोन होता था जिस पर उन्हें मैसेज मिलता था रिसर्चर की तरफ से, या फिर दे हैड सम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. तो उनको एक एक्सपेरिमेंट में दिन में 8 दफा जो है वो पेज किया जाता था. पेज किया जब हम कहते हैं तो उससे मुराद ये है कि उनको इंडिकेशन दी जाती है कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप ये बताइए. या तो आप बताएं, रिकॉर्ड करें अपनी आवाज, या फिर आप बताए बगैर जो है वो कोई कंप्यूटर में या अपनी रिस्ट वॉच पर फीड कर दें, यस नो, या कोई रेटिंग है जो फिल कर दें. तो ये एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड जो था उससे मुख्तलिफ तरह के सैंपल्स लोगों के लिए गए कि हाउ दे वर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल दे वर एंगेज्ड इन देयर वर्क. और उससे क्या पता चला कि the conditions of flow appear remarkably similar across many conditions and culture. So people experience the same kind of mental conditions when they were in state of flow, and that was remarkably similar across cultures. हालांकि different cultures में हमें बड़े differences नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी नजर आती है कि मुख्तलिफ जगहों पे रहने वाले, मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले, मुख्तलिफ कल्चर्स में रहने वाले लोग भी फ्लो स्टेट में एक ही तरह के एक्सपीरियंस करते हैं. सो व्हाट डिड रिसर्चर्स फाइंड आउट? क्या पता चला उनको कि फ्लो स्टेट जो है उसमें क्या फवायद होते हैं और इंसान कैसा महसूस करता है और कैसे ये हर कल्चर्स में एक ही तरह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं. सो देयर आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर. The first one is that perceived challenges are opportunities for action actually stress existing skills. कि flow state में आपके जो perceived challenges हैं, if they are matched with your skills, then you experience flow state. इसके बरक्स अगर ऐसा हो कि challenges जो हैं वो ज़्यादा हैं और आपकी skills और capabilities उसके साथ मैच नहीं करती, then you do not experience flow state. इसके बरक्स क्या होता है कि आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं. अगर चैलेंजेस कम हैं और आपकी एबिलिटीज उससे ज्यादा हैं, यानी आपको एक ऐसा काम करने के लिए दे दिया गया है जो कि आपकी सलाहियतों से बहुत कम है, देन यू एक्सपीरियंस बोर्डम, क्योंकि ये आपको कोई चैलेंज फ्राहम नहीं करता. सो देयर शैल बी अ मैच बिटवीन द चैलेंज इन द सिचुएशन एंड योर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स. और ये तमाम कल्चर्स में ये बात स्टडी की गई है कि फ्लो स्टेट इज अटेन्ड व्हेन देयर इज अ गुड मैच बिटवीन कैपेबिलिटीज एंड चैलेंजेस. और क्या बात देखी कि देयर वाज अ क्लियर प्रॉक्सिमल गोल्स एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस. एक तो इंसान को अपनी गोल्स बड़ी क्लियर होती हैं, दूसरे उसको फीडबैक भी उसके बारे में मिलती है. अगर आपके क्लैरिटी नहीं है अपनी गोल्स के बारे में एंड यू आर नॉट प्रोवाइडेड फीडबैक अबाउट योर प्रोग्रेस, वेदर इट इज योर वर्क, वेदर इट इज रिलेटेड विद योर एकेडमिक एक्टिविटी, तो फिर फ्लो स्टेट जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड कि जब आप अपने चैलेंजेस और अपनी स्किल्स जो है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो फिर आपको फीडबैक भी साथ साथ मिलती रहे. ये था आज का लेक्चर. आज हमने 2 टॉपिक्स पे बात की. द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड विद माइंडफुलनेस और पिछले लेक्चर से हमने इसका ताल्लुक जोड़ा, और जो दूसरा टॉपिक था वो था फ्लो स्टेट.
As far as mindfulness is concerned, today I discuss the results of one study in which there were different independent variables, or independent variables the 3 experimental groups, and the researchers wanted to see the effect of 3 kinds of training in reference to mindfulness. One was mindfulness training, the other was mindfulness meditation, and the third one was attention training. And we found out that the 3 experimental conditions were superior in that sense that they were related with a better psychological health of the persons. At the same time, they were related with reduction in distress, anxiety and depression. اور ایک چیز ہم نے اور نوٹ کی کہ مائنڈفل میڈیٹیشن واز ریلیٹیولی بیٹر ان ریٹیننگ دا پازیٹیو ایفیکٹس آن دا فالو اپ پیریڈ. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ آپ اپنی زندگی میں مائنڈفلنس کیسے لا سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ مائنڈفلنس اپنی زندگی میں لائیں بائی ڈوئنگ دا ایکٹیویٹیز ان دیٹ وے ان وچ آئی ہیو سجیسٹڈ یو ٹوڈے. دوسرا ٹاپک تھا فلو اسٹیٹ. فلو اسٹیٹ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ Csikszentmihalyi is considered the father of flow theory, and he maintained that when you are totally involved and engrossed in the work that you are doing, then you require intrinsic motivation. And he wanted to know that why people reach to this level of flow state, because he found out that it is because people are intrinsically motivated. Sometimes they are not getting any money for that. Lekin still, because they are intrinsically motivated, that is why you can notice a flow state in them. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ what is the relationship between presence, attention and flow state. And we found out that you need to be present, be attentive and be interested in the stimulus جس میں آپ انوالو ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسپیرینس سیمپلنگ میتھڈ کی بات کی, جس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس وقت ایکسپیرینس ہے وہ اپنا ریسرچر تک پہنچاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اکراس کلچرز دیر آر سملیرٹیز ان دا فائنڈنگز ایز فار ایز دا اسٹیٹ آف فلو از کنسرنڈ. اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک پر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.